आज हम बात करेंगे बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर किडनी हेल्थ। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट हूँ एंड फाउंडर ऑफ द किडनी एंड हेल्थ क्लब। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से सप्लीमेंट्स किडनी हेल्थ के लिए बेटर है और कौन से सप्लीमेंट्स ने एविडेंस दिखाया है कि वो सीकेडी का प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। तो साथ बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। पहले बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ। सारा आपको यहाँ पर एविडेंस बेस मिलेगा और मैंने पूरा रिसर्च किया है, देखें कौन से अच्छे ट्रायल्स थे, कौन सा एविडेंस अच्छा था, कौन सा अच्छा नहीं था। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी थी, एसोसिएशन ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड विद इंसिडेंट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। एक एनालिसिस हुआ 19 कोहोर्ट्स का और उसमें 25,000 से ज़्यादा लोग थे। उन्होंने क्या देखा, अगर आप ओमेगा 3 लो तो क्या आपको सीकेडी नहीं होगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। हायर सी फूड डराइव्ड एंड PUFA levels were associated with lower risk of incident of CKD, although this association was not found for plant derived। इसका मतलब था कि पूरी स्टडी में इन्होंने देखा कि अगर आप ओमेगा 3 लेते हो तो मेन चीज़ क्या है ओमेगा 3 के साथ, एविडेंस ने दिखाया कि आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क थोड़ा कम होता है। हमें पता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, तो ओमेगा 3 लेना बेनिफिशियल हो सकता है। बट ये सोचना कि ओमेगा 3 से सीकेडी का प्रोग्रेशन स्लो होगा, वो आई थिंक एविडेंस अभी वीक है। तो अगर आप ओमेगा 3 ले रहे हो सीकेडी में तो आपको लेना चाहिए फॉर हार्ट हेल्थ रादर देन फॉर किडनी हेल्थ, ठीक है। एक और स्टडी थी, इफेक्ट ऑफ विटामिन डी एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंटेशन ऑन किडनी फंक्शन इन पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज। तो डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, हमें पता है कि डायबिटीज में क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है और अगर आपने अपना HbA1c 7 से ऊपर रखा तो आपके किडनी के फिल्टर्स में थोड़ा थोड़ा डैमेज होता है। तो इस ट्रायल ने देखा कि सप्लीमेंटेशन ऑफ ओमेगा 3 में रिड्यूस प्रोटीन यूरिया। हमें पता है जब फिल्टर डैमेज होता है तो प्रोटीन लीक होता है, अ मार्कर ऑफ किडनी डैमेज, बट डज नॉट अपेयर टू स्लो द डिक्लाइन इन GFR। मतलब कि जो किडनी फंक्शन का डिक्लाइन है उसको स्लो नहीं करता, बट प्रोटीन यूरिया थोड़ा सा कम करता है। However, the vital DKD trial found no benefit of omega 3 supplementation in kidney function decline। तो बेसिकली वही मैंने आपको जैसे पहले बोला कि अगर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है या ओमेगा 3 फिश ऑयल लेना है तो आप डाइट में भी ले सकते हैं। डाइट में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में बहुत अच्छा सोर्स है, फेटा चीज़ में अच्छा सोर्स है। अगर आप ओमेगा 3 लेना चाहते हैं, आपके आलमंड्स, वॉलनट्स, इन सब में भी अच्छा सोर्स होता है ओमेगा 3 का। अगर आप सप्लीमेंटेशन लेना चाहते हैं तो कैसे लेना चाहिए, मेरा वर्डिक्ट ये है कि आपको ओमेगा 3 लेना है सीकेडी में तो ले सकते हो, कोई हार्म नहीं है। ये ग्रीन कैटेगरी में आता है एक तरीके से, बट आपको डोज सही लेनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि डोज आती है 1000 1500 और इसमें दो चीज़ें होते हैं, EPA और DHA। EPA इज़ बेटर दैन DHA। अगर हार्ट हेल्थ की बात करें तो EPA का डोज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू DHA। तो अगर आप ले रहे हैं तो मेक श्योर आप लेवल पढ़ के लें, क्योंकि कई बार ओमेगा 3 आपको गलत भी मिल जाता है जिसमें EPA और DHA की डोज बहुत कम होती है। तो वर्डिक्ट ओमेगा 3 का ये है, सीकेडी में ले सकते हैं, कोई हार्म नहीं दिखाता और थोड़ा सा बेनिफिट ही है। आगे बढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें चल रही है ऑनलाइन, तो एज ए किडनी डॉक्टर मैं इसके बारे में बात क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि हम विटामिन डी की बात करें तो हमें पता है हमारे डाइट से भी आता है और धूप से भी आता है, उसके बाद हमारे गट में भी अब्जॉर्ब होता है और स्किन में भी अब्जॉर्ब होता है। ये लिवर में जाता है, वहाँ पर कन्वर्ट होता है एक एक्टिव फॉर्म में और किडनी में इसका फाइनल एक्टिवेशन स्टेप होता है। तो हमने देखा है कि किडनी पेशेंट में बहुत लो विटामिन डी होता है, इसलिए विटामिन डी के बारे में मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं आजकल आपको विटामिन डी के साथ K2 लेना चाहिए, मैग्नीशियम लेना चाहिए, बट हम अपने क्लिनिक में देखते हैं कि सिर्फ प्लेन विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ही काफ़ी है। तो अगर विटामिन डी लेवल्स की बात करें तो कैसे फॉर्म्स में आता है, कोलेकैल्सिफेरॉल और अर्गोकैल्सिफेरॉल। प्राइमरी केयर और स्पेशलिस्ट यूज दीज करेक्ट टू बेसिक डेफिशिएंसी। सीरम लेवल अगर आपका 30 नैनोग्राम पर ml से कम है, ठीक है, सीकेडी स्टेज 1 to 3 में, तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन चाहिए। अगर हम डोजिंग की बात करें तो पहले लोडिंग डोज होती है और फिर मेंटेनेंस डोज होती है। लोडिंग डोज में 60,000 वंस अ वीक फॉर 5 वीक्स, फॉलोड बाय मेंटेनेंस डोज 1000 to 2000 यूनिट्स वंस अ डे। आप ले सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए। जरूरी है कि लोडिंग डोज खत्म होने पे आप एक टेस्ट करा ले, देखने के लिए कि विटामिन डी कितना ऊपर गया है। मेरे हिसाब से विटामिन डी हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेनी चाहिए, बट मुझे पता है कई लोग ओवर द काउंटर भी ले रहे हैं। अब एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी की बात करें, कई लोग बोलते हैं कैल्सिट्रॉल ले ले, अल्फा कैल्सिडॉल ले ले। ये सिर्फ सीकेडी स्टेज 4 और 5 में दिया जाता है और ये बात देखने वाली है कि इससे आपका कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर हम विटामिन डी की बात करें लेवल्स की, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स है, नैनोग्राम पर ml
और नैनोमोल्स पर लीटर। तो आपको यूनिट देखना है कि आपने जहाँ ब्लड टेस्ट कराया क्या यूनिट है। अगर हम अच्छे लेवल्स की बात करें तो 50 to 75 अच्छे लेवल्स हैं। सिमिलरली 30 to 60 अच्छे लेवल होते हैं अगर हम दूसरे यूनिट्स की बात करें। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन को मैं ग्रीन लाइट दूंगा अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है। अगर आपको किडनी डिजीज नहीं भी है फिर भी विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एक्चुअली इफेक्टिव है। अगर हम और बात करें सप्लीमेंट्स की तो हम किडनी एंड हेल्थ क्लब में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक कम्युनिटी है जहाँ पे सब लोग मिलकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक विटामिन या कोई सप्लीमेंट ले रहा था तो वो बताता है कि उनको कैसे बेनिफिट हुआ और दूसरे लोग उससे सीखते हैं। एज अ मॉडरेटर मैं देखता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है क्या वो सही है या गलत है। आप चाहे तो किडनी एंड हेल्थ क्लब नीचे ज्वाइन कर सकते हैं। हम वीकली लाइव Q&As करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, आपको गाइड्स मिलती है अंदर और एक दूसरे के क्वेश्चन का आंसर्स हम कर सकते हैं। और साथ में मैं मॉडरेटर हूँ टू मेक श्योर कि कोई गलत एडवाइस नहीं दी जा रही। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बी विटामिन की बात करते हैं, फॉलिक एसिड, B6 एंड B12। ठीक है, पहले हम हाई फॉलेट फूड्स की बात करें तो हमें पता है किडनी बीज, लेंटिन्स, लिवर, ब्लैक बीन, इन सब में, एस्पैरागस, स्पिनच, इन सब में हाई फॉलिक एसिड होता है या हाई फॉलेट होता है। और B6 की अगर हम बात करें तो थोड़ा फिश में ज़्यादा होता है क्योंकि मेजॉरिटी लोग वेजिटेरियन है तो B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है और फॉलेट की डेफिशिएंसीज हमें देखने को मिलती है स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी CKD में बहुत रेयर है, स्पेशली सिंस फूड फोर्टिफिकेशन बिगैन इन 1996। अब खाने में डाला जाता है फॉलिक एसिड तो बहुत रेयर है इसकी डेफिशिएंसी। क्या फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेने से CKD का प्रोग्रेशन स्लो होता है? एक स्टडी ने देखा था कि अगर 800 माइक्रोग्राम पर डे ऑफ फॉलिक एसिड लो तो स्लोअर CKD प्रोग्रेशन होता है। हाउएवर जो गाइडलाइंस है वो रेकमेंड नहीं करती कि आपको रूटीन फॉलिक एसिड लेना चाहिए क्योंकि उससे आपका लेवल बढ़ सकता है। तो मेरा वर्डिक्ट क्या है, अगर हम फॉलिक एसिड, B12 और B6 की बात करें तो अगर आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया है और आपको डेफिशिएंसी है B12 या फॉलिक एसिड की तो आपको इसका सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। अब हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करेंगे जिसमें विटामिन आते हैं, विटामिन C एंड विटामिन E। बहुत लोगों को लगता है विटामिन C से इम्यूनिटी बढ़ती है और विटामिन C से CKD का प्रोग्रेशन स्लो होता है। सिमिलरली विटामिन E के बारे में भी ऑनलाइन बहुत हाइप है कि आपका इम्यूनिटी इंप्रूव होता है। अगर आपको अब तक वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप हाइप बटन दबाएं ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। CKD पेशेंट्स में ऑफन हैव इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ड्यू टू डाइटरी रिस्ट्रिक्शन एंड पुअर एपेटाइट। रिव्यू ऑफ 21 स्टडीज, तो 21 स्टडीज ने देखा कि इनसफिशिएंट एविडेंस है बोलना कि विटामिन C और विटामिन E सप्लीमेंटेशन से क्लिनिकल बेनिफिट मिलता है CKD से। तो अगर आप विटामिन C ले रहे हैं CKD में ये सोच के कि इससे CKD का प्रोग्रेशन स्लो होता है तो इसका एविडेंस बहुत लो है। Routine supplementation of vitamin E is not supported due to potential toxicity and vitamin A should be avoided due to accumulation risk. तो रिस्क ज़्यादा हो सकता है। Vitamin C supplementation should be used cautiously as excessive doses may increase oxalate formation. High dose vitamin C से आपको किडनी स्टोन का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो विटामिन C के बारे में मैं ये बोलूँगा कि कोई बेनिफिट नहीं है। सेम अबाउट विटामिन E, तो अगर आप ये ले रहे हैं आई थिंक आपको छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात करते हैं जिंक एंड सेलेनियम। क्या आपको जिंक एंड सेलेनियम लेना चाहिए CKD में? जिंक एंड सेलेनियम डेफिशिएंसी आर कॉमन इन CKD पेशेंट, बट वो सिर्फ वही पेशेंट हैं जो डायलिसिस पे हैं क्योंकि डायलिसिस में बहुत सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। बोथ हैव एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। सेलेनियम एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज while zinc protects against oxidative stress and supports immune function। ठीक है, ये सारे इनके बेनिफिट्स हो गए, बट क्या ये CKD का प्रोग्रेशन स्लो करते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स हैव नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट सप्लीमेंटेशन विद दीज ट्रेस मिनरल्स इंप्रूव किडनी और कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, मतलब ना हार्ट ना किडनी पे बेनिफिट देते हैं। तो अगेन गाइडलाइंस डू नॉट रेकमेंड यूजिंग दिस। मैं बात करूंगा कि अगर आप डायलिसिस पे नहीं है तो इसका रोल बहुत मिनिमम है। डायलिसिस पे भी अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपके डाइट अच्छी नहीं है तो जिंक एंड सेलेनियम सप्लीमेंटेशन लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, स्पेशली जब क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात आती है। मैं बोलना चाहता हूं कि प्रोटीन सप्लीमेंटेशन और प्रोटीन इंटेक सेफ है क्रॉनिक किडनी डिजीज में। मैं बहुत लोगों को देखता हूं जो प्रोटीन खाना एकदम बंद कर देते हैं जिसकी वजह से उनके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। उस वीकनेस की वजह से उनको कमज़ोरी होती है। उनका अगर वो डायलिसिस पे जाते हैं तो उनका रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाता है और उनका मूड भी लो हो जाता है। तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन रेकमेंड करती है कि प्रोटीन इंटेक 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए जिनको CKD स्टेज G3 और हायर है। मतलब कि अगर आपको प्रोटीन यूरिया है और आपका CKD स्टेज 3 है तो आपका 0.8 ग्राम्स पर केजी पर डे होना चाहिए।
इसका मतलब क्या है कि अगर आप 70 केजीज के हैं तो प्रोटीन इंटेक 50 ग्राम्स पर डे होना चाहिए। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें तो चिकन या फिर टोफू में अराउंड 20 to 25 ग्राम्स प्रोटीन होता है। नीचे मैं लिख दूंगा कितने ग्राम में कितना प्रोटीन होता है, आप 2-3 चीज़ें चेक कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने डाइट में क्या करना है। अगर हम बात करें प्रोटीन पाउडर्स की, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। हायर प्रोटीन इंटेक्स 1.3 ग्राम्स पर केजी पर डे से ज़्यादा और 20% ऑफ डेली कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन शुड बी अवॉइडेड एज दे हैव बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज प्रोटीन यूरिया, मोर रैपिड किडनी फंक्शन लॉस एंड कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं जिनको प्रोटीन लीक हो रहा है और जिनका ऑलरेडी किडनी फंक्शन लो पे है, उनको मैक्सिमम 1 ग्राम पर केजी पर डे तक जाना चाहिए। अगर आप 1.3 to 1.5 ग्राम्स पर केजी पर डे पे जा रहे हो तो आपका किडनी फंक्शन ज़्यादा जल्दी डिक्लाइन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल्स ऑन डायलिसिस आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला डायलिसिस एक बहुत इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। इससे आपका मसल लॉस भी होता है और आपका प्रोटीन इंटेक 1 to 1.2 ग्राम्स पर केजी पर डे होना चाहिए। डायलिसिस कॉजेज अमीनो एसिड लॉसेज एंड अ कैटाबॉलिक रिस्पॉन्स, मतलब कि मसल लॉस और अमीनो एसिड लॉस, इसकी वजह से आपका प्रोटीन इंटेक थोड़ा हाई होना चाहिए। क्या आपको पाउडर लेना चाहिए? अगर आप अपना सीकेडी स्टेज 1, 2 और 3 पे हो और अपना प्रोटीन इंटेक नहीं मीट कर पा रहे डाइट के साथ, तो आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। मेक श्योर आप हैवी मेटल टेस्टिंग देख लो और ये देख लेना कि इसमें कोई भी इम्प्यूरिटीज़ नहीं है। अगर आप डायलिसिस पे हो तो आपको एक्चुअली प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है और आप इतना खाना नहीं खा पाते डायलिसिस पे। तो ये हो गया सप्लीमेंट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किडनी एंड हेल्थ क्लब नीचे देखें। साथ में मैंने एक गाइड भी बनाई हुई है अबाउट द किडनी ब्लूप्रिंट, उसको भी आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।